तो रिसेंटली आपने इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी आईटी जायंट्स के लिए एक अपडेट देखा होगा कि इस साल ये कंपनीज सैलरी हाइक्स एंड कैंपस प्लेसमेंट की प्रोसेस को प्रेफर नहीं करने वाला है। तो वैसे तो इंडियन आईटी सेक्टर का जो पास्ट रहा है वो काफी हेल्दी रहा है। हालांकि जो टेम्पररी डिफिट्स आते हैं वो तो आने ही है, लेकिन अब तक का जो ग्रेजुअली परफॉर्मेंस रहा है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट रहा है। और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो आईटी सेक्टर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि फिलहाल पूरे वर्ल्ड में इंडिया एज अ वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। और एज अ डिजिटल इंडिया आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि यही वो सेक्टर है कि जिसकी वजह से ये जो गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, जो साइट्स हैं, जो डेटा मैनेजमेंट है एंड जो अदर एक्टिविटीज होती हैं, इन सबको डिजिटलाइज करने में जो सबसे बड़ा सहायक सेक्टर है वो आईटी सेक्टर ही रहता है। अगेन इंडिया की ओवरऑल जीडीपी में फिलहाल 7.5% कंट्रीब्यूशन सिर्फ आईटी सेक्टर का है। तो इतना इंपॉर्टेंस से बढ़ा हुआ सेक्टर फिलहाल देखा जाए तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ में घिरा हुआ है और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है। आज की तारीख में देखा जाए तो इंडियन आईटी सेक्टर जो है वो 3-4 वर्ड्स में घिरा हुआ है, कि जिसमें सबसे पहले तो ले ऑफ्स, नो हाइक्स, डिले इन हायरिंग्स एंड स्लो रेवेन्यू ग्रोथ। और हालांकि ये जो आईटी सेक्टर की फिलहाल सिचुएशन है ये आज की नहीं है, ये पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है, क्योंकि पिछले साल से ही आईटी सेक्टर्स में लगातार ले ऑफ हो रहे हैं। और इस सब की जो शुरुआत है ये कहाँ से होती है, तो सबसे पहले तो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है उसमें जो मेजर कंपनीज हैं वो 90% यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर मैक्रो लेवल पर या तो फिर ग्लोबल लेवल पर अगर किसी भी तरह का इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो इंडिया के अंदर उसका सबसे पहला एंड सबसे गहरा इम्पैक्ट जो है वो इंडियन आईटी सेक्टर पे ही होना है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि पोस्ट कोविड-19 मतलब जब रिकवरी का फेज आया तब कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया था, कि जिसने पूरी तरह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है एंड जो ग्लोबली ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर दिया था। और अगर इसको हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पे हुआ था। और जैसा कि हमने पहले देखा कि अगर पूरे वर्ल्ड में किसी भी तरह का अगर इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो इंडिया के अंदर उसका सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो इंडियन आईटी सेक्टर में ही दिखेगा। और पूरा 2022 इंडियन आईटी सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक ही रहा है, क्योंकि इस वॉर की वजह से सब्सिक्वेंटली यूएस के अंदर रिसेशन स्टार्ट हो गया, और कि जिसके बाद स्टार्ट हुआ वहां पे इन्फ्लेशन, कि जिसने यूएस के अंदर पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब इन्फ्लेशन के लगातार बढ़ जाने से वहां की जो फेडरल बैंक है उसने बैक टू बैक हर फेड मीटिंग में इंटरेस्ट रेट हाइक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसका फर्दर इम्पैक्ट ये आया कि जो भी ग्लोबल टेक कंपनीज है और जो भी अदर रिलेटेड कंपनीज है उनका जो आईटी एक्सपेंस है उन्होंने एकदम से कम कर दिया था, जिसका रिफ्लेक्शन आया कि आईटी सेक्टर के लिए जो फर्दर जो डिमांड है और जो ऑर्डर्स हैं उसमें कमी आने लग गई थी, कि जिसका जो इन्फ्लुएंस है वो उनकी रेवेन्यू ग्रोथ में दिखने लग गया था। अब अगेन अगर ये सेक्टर यहाँ से रिकवर करता कि उससे पहले यूएस में इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ जाने से वहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो धीरे धीरे डिफॉल्ट होने लग गया, कि जिसकी वजह से बैक टू बैक वहाँ की बहुत सारी मेजर बैंक्स जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक एंड सिग्नेचर बैंक ये सब डिफॉल्ट होने लग गए थे। और एक्चुअली ये सब हो भी उस रीजन में रहा था कि जहाँ पे इंडिया का आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, एंड उससे भी आगे इंडियन आईटी का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो बीएफएसआई सेक्टर है। अब इस बीएफएसआई में जो बी है मतलब बैंकिंग सेक्टर ही है, एंड वही सेक्टर कंटिन्यू कोलैप्स हो रहा था। तो ये इंडियन आईटी सेक्टर के बीएफ से देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छी न्यूज। अब यहाँ पर ट्रेजेडी जो है वो ये है कि अभी भी ये जो प्रेशर है वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पीछे एक वॉर खत्म नहीं हुआ और यहाँ पे दूसरा वॉर स्टार्ट हो गया, इजराइल एंड हमास, जिसने अगेन ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को जो है बढ़ा दिया। अब यहाँ पे इसका आगे का जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा, कौन सी अलग अलग कंट्रीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, कि जिसकी वजह से कौन सी इंडस्ट्रीज को कितना इम्पैक्ट होता है, इन सारे सवालों के बीच इंडियन आईटी सेक्टर की जो डिमांड है वो फिर से कहीं ना कहीं रुक सी गई है। अब यहाँ पर एक चीज और समझने जैसी है कि आईटी में जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती हैं उनकी लाइफ लाइन की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि इनका मेन काम ही टेक्नोलॉजी पे काम करना है, और टेक्नोलॉजीज में रेगुलरली अपग्रेडेशन एंड चेंजेस जो है वो आते रहते हैं। एंड फिलहाल ये जो नया आया है एआई फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी, कि जिसकी वजह से इंडियन आईटी सेक्टर को लगातार नए नए एडॉप्शंस करने पड़ रहे हैं, मतलब अगेन अनसर्टेनिटी। अब जनरली आईटी सेक्टर के अंदर एक हायर कैटेगरी एंड टैलेंटेड वर्कफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिजर्व रखा जाता है, कि जिसको कंपनीज की तरफ से बहुत अच्छी सैलरीज एंड बहुत अच्छे अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि स्लोअर डिमांड और स्लोअर रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से ले ऑफ भी करना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन आईटी सेक्टर फिलहाल फेस कर रहा है। बट अगेन एंड ऑफ द डे ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं टेम्पररी हैं, जो आगे चल के कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए आईटी सेक्टर बहुत ही बड़ा अकाउंटेबल सेक्टर रहा है, कि जिसके पास एक बहुत बड़ी इमेंस वर्कफोर्स है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड सबसे बड़ी चीज कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जिससे कि आने वाले समय में ये सारी प्रॉब्लम्स की जो इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और फिर से इंडियन आईटी सेक्टर
अपने ग्रोथ फेज में एंटर करेगा। तो फाइनली अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।